नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे क्या रहे स्ट्रैटेजी। और साथ ही मेरे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी। संदीप जी, स्वागत है आपका आज के शो में। और सबसे पहले, कैसा रहा हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का कारोबार? तो दिखा बिकवाली वाला मूड। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा टूटकर 64,900 के पास बंद हुआ। निफ्टी 121 अंकों की गिरावट के साथ 19,266 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 265 अंक फिसलकर 44,231 पर जाकर हुआ बंद। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आखिर जो हफ्ते का आखिरी दिन था उसमें बाजार गिरकर क्यों बंद हुए, दबाव कहां से आया? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव, और ये दबाव आता दिखा पहले अमेरिकी बाजारों से। डाउ, नैस्डैक, S&P, रसेल 2000 सारे के सारे इंडेक्स अमेरिकी बाजारों में कल तेजी से घटे और जबरदस्त घटे, जो कि उम्मीद नहीं थी। उससे कहीं ज़्यादा गिरावट अमेरिकी बाजारों में हुई। इसके अलावा वहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़े और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आती दिखी। इन सब का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना लाजमी था। हमारे यहाँ भी पड़ा। कमज़ोर शुरुआत होती दिखी। कल एक उम्मीद जगी थी कि शायद थोड़ा भारतीय बाजार बेहतर कर सकते हैं, रेंज के ऊपरी सिरे पर जाकर पार करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सेकंड हाफ में कल भारतीय बाजार वैसे ही ऊपर से थोड़े करेक्शन दिखाते हुए नजर आए और वो कमजोरी थोड़ी आज और आगे बढ़ती दिखी। 19,300 के आसपास हम खुले जरूर और उसके बाद थोड़ा और नीचे पहुंचे। 19,225 के आसपास आज भारतीय बाजारों ने लगभग उन लेवल्स के आसपास बॉटम बनाया और ये लेवल अगस्त महीने का सबसे लोएस्ट लेवल था निफ्टी का, यानी कि कमजोरी का रुझान आप देख ही सकते हैं। और पहली बार इस अगस्त महीने में 19,300 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। लगभग 70 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी में 19,300 के नीचे की क्लोजिंग आती दिखी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूड माहौल थोड़ा सा दिग्गजों को लेकर कमजोर है। आज न सिर्फ दिग्गज गिरे बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर, बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी। हाँ, एक अच्छी बात बैंक निफ्टी में रही वो ये कि 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी लगातार सपोर्ट लेता हुआ दिखा। 44,200 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की उतनी बुरी नहीं है। निफ्टी जहां ज्यादा कमजोर दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन आज चूंकि जैक्सन होल की एक बैठक है, वहाँ पर अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब बयान भी देने वाले हैं। उससे पहले अमेरिकी बाजार कमजोर भी है, तो वो थोड़ा सा जो डर था वो साफ नजर आ रहा है। दूसरी ओर जहाँ भारतीय बाजारों में FIs के फ्लोज पर जो फोकस है, ब्लॉक डील्स काफ़ी होती दिख रही है। कल के सेशन में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ब्लॉक डील्स हुई, तो लोगों को डर ये कि जो कुछ भी पैसा और लिक्विडिटी है वो बड़े ब्लॉक्स में या तो प्रमोटर्स के पास जा रहा है या फंड्स के पास जा रहा है, मार्केट में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत पैसा आपका प्राइमरी मार्केट में भी जा रहा है। तो एक लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, तीसरा डॉलर इंडेक्स और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स की बढ़ोतरी, ये तीनों फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों पर जबरदस्त दबाव बनाने का काम किया और 19,300 की क्लोजिंग, उसके नीचे की क्लोजिंग भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर खराब मानी जाएगी। और आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार के सेंटिमेंट तो हफ्ते के आखिरी दिन बिगड़ गए। FIs की तरफ से तगड़ी बिकवाली के भी आंकड़े और जैक्सन होल मीटिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नजरें सबकी हैं। तो फिलहाल अभी इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या राय रहेगी बाजार पर? नहीं, बिल्कुल कॉशियस तो रहना चाहिए। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि 19,300 के नीचे पहली बार ऐसे बहुत दिनों बाद बंद हुआ है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और 50 डेमा जो है मार्केट्स का, आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है 19,286, तो उसके नीचे बंद हुआ है मार्केट। पहले बार बार सपोर्ट ले रहा था, वहां से बाउंस बैक हो रहा था। सो लेट्स सी मंडे की क्लोजिंग, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी तो SGX निफ्टी थोड़ा बहुत ग्रीन में दिखा रहा है, बाकी यूएस मार्केट्स का प्रेशर था और उसकी वजह से, ग्लोबल क्यूज की वजह से हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स, फिर डॉलर इंडेक्स बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसको देखना बहुत जरूरी है। हालांकि थोड़ा बहुत करेंसी के फ्रंट पे रुपी थोड़ा सा मजबूत जरूर होने लगा है। और बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल हाईज बनाया और वहां से करेक्शन आया। तो देखिए, अब सारे इंडेक्स अपने हाईज बना लिए। मैं बार बार कहता था कि स्मॉल कैप इंडेक्स 12,047 का जो हाईज है वहां तक पहुंचे, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट्स में करेक्शन है, वैसा ही कुछ देखने को मिला।
सो लेट्स सी। अब ओवरऑल थोड़ा सा मैं कॉशियस व्यू दे ही रहा था, लास्ट फ्राइडे को भी यही बात कही। और जब बहुत ज्यादा सिस्टम में आईपीओ आने लग जाते हैं और थोड़ी लिक्विडिटी वहां चली जाती है, जो बहुत सही अनिल जी ने एनालाइज किया, वो मतलब कहीं ना कहीं एक सिग्नल होता है कि मार्केट्स में कुछ मंदी आ सकती है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो अगर 50 डे के नीचे अगर 2 दिन डिसाइसिवली बंद हो जाता है मार्केट्स, तो फिर नया घर खुल जाता है 18,900 19,000। बिल्कुल। संदीप जी, फिलहाल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपसे जाने तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट फार्मा कंपनी कैप्लिन लेबोरेटरीज, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, और काफी बार मैंने जेम्स में, एसपीएल में कवर किया है, इस सेगमेंट में भी मैंने कवर किया, और जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी की, जबरदस्त सब कुछ बढ़िया फंडामेंटल्स है। तो पोजिशनल पिक के तौर पे 1027 पे बंद हुआ था, 1090 और 1130 का टारगेट लगाए, 1090 और 1130 का टारगेट लगाए, और 990 का स्टॉप लॉस। कैप्लिन पॉइंट में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म खरीदारी कौन से स्टॉक में करने की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल, मैंने एक स्टॉक लाया है, वो है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। इनफैक्ट मैंने इस सेगमेंट के ग्रीन पैनल हो, ग्रीन लैम्प हो या ग्रीन प्लाई हो, सबको दिया है। सेंचुरी प्लाई को भी दिया है। मुझे याद है जब फर्स्ट डे एसपीएल मिड कैप सेगमेंट शुरू हुआ था, तब एकदम मतलब 120 रुपए के लेवल्स पे जब स्टॉक हुआ करता था तब दिया गया था, और आज 650 के ऊपर है। एंड अभी बहुत बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया बात है ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा नहीं तो भी, बट वहां से चीजें बहुत चेंज हुई है, जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर वाज वेरी गुड, मार्च 2023 का पर्टिकुलरली। और सबसे बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, एक पुरानी पेडिग्री और जबरदस्त बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोल लीजिए, प्लांट्स, सब कुछ। और सबसे बढ़िया बात है, डेट्स भी बहुत कम है बुक्स में, और 1982 से कंपनी कार्यरत है, लार्जेस्ट प्लेयर है प्लाईवुड का, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा, 2100 करीब डीलर्स और रिटेल पॉइंट्स करीब 25,000, 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में अक्रॉस द इंडिया इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टिकल बोर्ड्स में भी है, एमडीएफ में भी है। सो फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम डेट्स है, उसके सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का है, 26.5% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के लगभग। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर बहुत बढ़िया रही है, 47% के लगभग। सेल्स की कैगर भी 17-18%। सो ओवरऑल जो लास्ट अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो मार्च 2023 का अगर पूरा साल देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी थी, 313 करोड़ मार्च 2022 में, और उसके सामने 384 करोड़ का पैट, मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़, और 14,000 करोड़ की कंपनी है। सो ओवरऑल प्रोमोटर्स मिस्टर सजन भजन का और उनके जो पार्टनर्स है वो सारे 73% के लगभग शेयर होल्डिंग है उनकी, और उसके बाद एफआईआईज और डीआईएस की भी 17-18% के लगभग। सो ओवरऑल कंपनी बढ़िया लगती है, और टारगेट्स 760 और 790 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म पिक के लिहाज से। और थोड़ा मैं एक बार और बता दूं, आज चला हुआ स्टॉक है, और कहीं ना कहीं मार्केट्स में करेक्शन जब आते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट होते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कई बार मिल जाती है। हो सकता है कि नीचे आए तो आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। सो ओवरऑल स्टैगर्ड वे में एंट्री लेने की कोशिश करें, मार्केट जब ऐसे फेज पे रहते हैं। सेंचुरी प्लाईवुड इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए बढ़ते हैं पहले कॉलर की ओर। झारखंड से राघव कुमार इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार राघव जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम जी, हमारे पास जोमेटो का तकरीबन 11,000 शेयर है और 73 के भाव से है, और मैं 1-2 साल रख सकता हूँ, तो क्या आगे का क्या हो, थोड़ा सर पे बताया जाए। ओके, 73 की एंट्री, जोमेटो 91 पर, और मुनाफा इनका काफी बेहतर। संदीप जी जरा बताइए फिलहाल अभी क्या जोमेटो पर आपकी राय रहेगी? एंट्री तो उनकी अच्छी लेवल पर रही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए एंट्री अच्छी लेवल पे है, क्योंकि ये जी बिजनेस के आर्डेंट फॉलोअर होंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे पैनलिस्ट, अनिल जी ने, सब ने जोमेटो के बारे में बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया है। वेरी फ्रेंकली मैं बहुत ज्यादा उसमें साथ नहीं था, और मैं गलत ही पढ़ा हूं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक टर्न अराउंड हुआ है, जबरदस्त नंबर्स है, तो ओवरऑल चीजें ठीक है। और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है। ऊपर के लेवल्स देखिए, अभी रिसेंटली जो दिखाया 103 के लगभग, वहां से 91 के लगभग है।
तो मेरे हिसाब से ये होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय मैं एक बार नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए 50 रुपए के लेवल से पूरा डबल हुआ स्टॉक, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है कि 80 रुपया 85 रुपए तक के लेवल्स भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं। बट यस, जो न्यू एज कंपनीज है उनमें से ये कंपनी है जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है, और भी बाकी सारे स्टॉक्स हैं, बट फिर भी उन सब में से मुझे संभाव लगता है कि जोमेटो के साथ रहना सही रहेगा। सो ही कैन स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड है मेरी तरफ से। होल्ड करें जोमेटो पर, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की ओर से। दिल्ली से सचिन चौधरी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन है, मैं एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ, और चूंकि ये स्टॉक ट्रेडिंग मैंने नया सीख रहा हूँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ क्वेश्चन से पहले कि बिकॉज जी नेटवर्क इज ए वेरी नेशनलिस्टिक नेटवर्क, मैं सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस देखता हूँ जब से स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की है 1 साल से, तो मुझे उसके अलावा और कुछ समझ आता नहीं है। तो कमिंग टू माय क्वेश्चन, मैंने पहला जो शेयर्स में एंट्री की थी वो आईपीओ के थ्रू की थी LIC के, तो मुझे एक लॉट अलॉट हुआ था 907 या 8 पर, फिर मैंने कुछ और खरीद लिए जब वो नीचे जाने लगा। अभी कुल मिला के मेरे पास 60 शेयर्स हैं 747 पे, लेकिन अभी ये सब को होल्ड करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो ये थोड़ा सा अभी ऊपर आया है, लेकिन अभी वैसा ही चल रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको होल्ड करूं टिल द टाइम कि मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन करूं, या सेल कर दूं लॉस में? क्या एडवाइस रहेगी एज ए न्यू कमर जो जिसको थोड़ी कम नॉलेज है इस बारे में? जी संदीप जी, दीजिए राय। नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप जी बिजनेस को देखते हैं और हमें देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, और वैसे तो जय हिंद, आप आर्मी से हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, और ओवरऑल सल्यूट टू द आर्मी मैन ऑफ इंडिया। और रोज हम लोग, अनिल जी जब शो कंप्लीट करते हैं मॉर्निंग वाला, तो हमेशा हम लोग सल्यूट करते ही हैं। तो देखिए LIC में सर्टनली देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना, और फिंगर्स बर्न्ड भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि होप है, ऐसा नहीं कि होप नहीं है, बिल्कुल होल्ड करें, बट ये जरूर है कि अननेसेसरली एवरेजिंग नहीं करे और बेचे भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कुछ रिजल्ट्स भी बेहतर आए हैं, और ओवरऑल काफी दिनों से नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेट होकर ऊपर भी चला, और अभी भी अपने अहम एवरेजेस के ऊपर आया है, और नंबर्स भी ठीक है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों अनुकूल है, तो मेरे हिसाब से बेचने का तो बनता नहीं है, होल्ड करने का बनता है। और अगर एवरेजिंग करनी है तो भी थोड़ी बहुत की जा सकती है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि दूसरे स्टॉक्स हमारे पास इतने सारे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप आइडियाज, रोज हम, मेरे अलावा हमारे सारे पैनल के एक्सपर्ट्स इतने सारे आइडियाज देते हैं, तो वहां पे कोशिश करें कि एंट्री ले ले। बाकी LIC में स्टे इन्वेस्टेड एंड होल्ड। ये LIC में आपके लिए सलाह संदीप जी की तरफ से। भरत शाह हमारे अगले कॉलर हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सवाल। मेरे पास में, मैंने आपको भेजा है 5,000 शेयर तो मेरे पास टाटा पावर के हैं 215 के भाव से, और सुबेक्स के शेयर है 8,000 34 के भाव से। दोनों में कब तक का व्यू है आपके पास? टाटा पावर में तो पोजीशन है, काफी लंबा सोच रहा हूँ, ओके। और सुबेक्स में ट्रेडिंग के हिसाब से। अच्छा, ट्रेडिंग के हिसाब से आपने अभी लिया है ये 34%, ठीक है। टाटा पावर पर, ठीक है, ओके। टाटा पावर सर अभी फिलहाल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, ये क्या करना चाहिए? राइट, टाटा पावर, आई होप कि ये FNO में नहीं लिए हुए हो, मुझे लॉट साइज ध्यान नहीं है, बट जो क्वांटिटी लग रही है वो हो सकता है कि FNO में, इनसे पूछ सकते हैं हम कि FNO में लिया हुआ है या उसमें लिया, तो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। जी भरत जी, FNO में लिया आपने टाटा पावर? नहीं, कैश में। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, आप होल्ड कीजिए टाटा पावर को। मुझे लगता है कि काफी मतलब अंडरप्लेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई चाल भी अभी तक बनी नहीं है, मार्केट्स के हिसाब से अंडर परफॉर्मर ही है, बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पावर कंपनी और जो ऑल्टरनेट एनर्जीज है उनकी तरफ भी पूरा फोकस है, तो मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप की कंपनी और कंसोलिडेटेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया। तो टाटा पावर इज अ होल्ड फ्रॉम माय साइड फॉर अ टारगेट ऑफ 275 to 300। और सुबेक्स है, मैं इसको बहुत ज्यादा कीनली ट्रैक नहीं करता वेरी फ्रैंकली, बट हाँ एक बार जरूर से ऐसे पहले नजरवार की भी है, बट चूंकि फंडामेंटल्स और कुछ अलर्ट्स या ये मेरे उसमें नहीं आता है इसका, तो इसलिए मेरे ऑफ ट्रैक या ऑफ रडार रहता है। रीजन बीइंग एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लॉस मेकिंग कंपनी पे जनरली मैं थोड़ा सा ऑफ रडार रहता हूं, क्योंकि
लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च बहुत तगड़ी होनी पड़ती है और आप मतलब इतना इजी नहीं है। सो टर्न अराउंड होगा तब ये बड़ा पैसा देगा। सो ओवरऑल देखिए कुछ अच्छे स्ट्रांग हैंड्स में जरूर से स्टॉक गया हुआ है, बट स्टिल मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैं राय विशेष मेरी यही है कि ये होल्ड करे और बाकी एक बार और अपनी रिसर्च को और बढ़िया से करे तो बेहतर रहेगा। मेरी राय पे ज्यादा डिपेंड नहीं करे। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ खड़गपुर से प्रभाकर झा हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं प्रभाकर झा खड़गपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, ये जो पावर ग्रिड का शेयर खरीदना अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए? पावर ग्रिड सर बताइए, खरीदारी के लिए क्या राय रहेगी आपकी अभी? ठीक है, पावर ग्रिड इज अ गुड स्टॉक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यूनिक बिजनेस मॉडल है, पीएसयू है। वैल्यूएशंस तो देखिए वैसे भी कोई बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, बट ठीक है 11-12 के पी मल्टीपल पे और साथ में डिविडेंड यील्ड को जरूर से कंसीडर करें क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड को देखना बहुत जरूरी है। सो फंडामेंटली ठीक लगता है स्टॉक और टेक्निकली भी अगर आप देखें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी देखें तो ठीक है। मतलब ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, डाउन साइड मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा लगती नहीं है। 200 रुपया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे तो 15-20% खोने को और ऊपर हो सकता है कि 300 रुपये तक जाए। सो बेसिकली गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड इट्स अ गुड होल्ड। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। रिजल्ट्स भी ठीक है, मतलब लास्ट जून क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठाक थे, मार्च का क्वार्टर बढ़िया था इनका। सो इट्स अ होल्ड करें आपके स्टॉक पर, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। सोमवार को भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम होंगे ग्लोबल संकेत, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और अमेरिका के बाजार किस तरह का प्रदर्शन जेरोमी पावेल साहब के बयानों के बाद, उनके स्टेटमेंट और भाषण के बाद करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। वहां से संकेत लेकर हम शुरुआत करेंगे। फर्ज करें कि अगर अमेरिकी बाजार गैर भारतीय बाजार 19,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे अगर सोमवार को, तो फिर सपोर्ट रेंज काफ़ी दूर बन जाती है। उसके बाद जो सबसे मजबूत और दमदार सपोर्ट है वो 18,800 से 19,000 की रेंज का बनेगा निफ्टी के लिए। उम्मीद करें कि नौबत ना आए, 19,200 के नीचे न जाए। लेकिन अगर संकेत अच्छा है, भारतीय बाजार उछलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके लिए ऊपर की तरफ जो संकेत बनेंगे वो 19,335 से लेकर 19,400 की रेंज का बनते हुए दिखेगा, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर से बैंक निफ्टी उतना कमजोर है नहीं जितना निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है 43,850 से 43,950 की रेंज में रहेगा सोमवार के लिए, और ऊपर अगर मजबूती बन गई तो 44,400 से 44,525 की रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो मेक और ब्रेक वाला पूरा का पूरा मामला ग्लोबल मार्केट्स का रहेगा और उसके बाद भारतीय बाजार अपने फ्लोस, खरीदारी या बिकवाली के आंकड़ों पर आगे बढ़ेंगे। और आइए सोमवार को ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके मिलेंगे ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी सारदा है। शिवांगी, स्वागत करते हैं आपका। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको सोमवार के बाजार में? जी, गुड इवनिंग स्वाति जी। तो हमने देखा है कि बाजार जो है वो थोड़ा पॉज ले रहा है, ऐसे में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में रहना चाहिए। पहला पसंदीदा काउंटर मेरा एस्कॉर्ट्स रहेगा, जो मैं पिछले वीक से ट्रेल कर रही हूँ। पिछले वीक भी हमने एस्कॉर्ट्स में ही खरीदारी की राय दी थी और उसमें टारगेट अचीव होते हुए दिखा था। तो इस बार मेरी राय रहेगी कि 3,080 के कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी करें। यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा है कि कंटिन्यूस वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक जो है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है और डेली फ्रेम में लगातार कोई भी छोटे डिक्लाइन में हम खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करें 3,080 के कॉल ऑप्शन में 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 46 के एक टारगेट को बनाते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा एशियन पेंट पे। ये स्टॉक में हमने देखा है कि पूरे बाजार के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक जो है काफी अच्छी तरह से बॉटमिंग आउट होते हुए दिख रहा है। वीकली फ्रेम में लोअर्स का एक नेगेशन देखने को मिला है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी अब टुवर्ड्स ट्रेड कर रहा है डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी 3260 के एक कॉल ऑप्शन में 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 46 के एक टारगेट के लिए हम इसकी खरीदारी करें। जी, एशियन पेंट्स और एस्कॉर्ट्स में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह सोमवार के बाजार के लिए शिवांगी सारदा दे रही हैं।
सोमवार के बाजार में अब आइए जानते हैं संदीप जी से, कहां पर उनकी नजर में मौके आ रहे हैं नजर, बताइए संदीप जी। देखिए, पिछले वीक भी मैंने सेल कॉल से स्टार्ट किया था और इस हफ्ते भी मैंने एक सेल कॉल ही रिसर्च करके लाया है मैंने। तो बजाज ऑटो लिमिटेड तो मेरी तरफ से ये सेल कॉल है और 4607 पे बंद हुआ है, 4530 का टारगेट, 4640 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे बजाज ऑटो सेल कॉल। सेल कॉल बजाज ऑटो में इंट्राडे कॉल के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन। संदीप जी, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।